हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इससे पहले मैंने पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताया था। बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जैसे ही आप इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं वैसे ही स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक फैक्टर और है जिसको आप स्पीसीज रिलेशनशिप एरिया कहते हैं। स्पीसीज रिलेशनशिप एरिया के बारे में सबसे पहली बार अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल को एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को प्रपोज किया। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं रीजन्स को, उतना ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाती है। राइट, जितना जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना उतना स्पीसीज बढ़ती जाएगी, और जितना रीजन्स को, किसी पर्टिकुलर लैंड को आप एक्सप्लोर कम करते हो उतना स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा किसी भी ट्रॉपिकल रीजन्स में या किसी भी टेम्परेट रीजन को जितना भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा उस हिसाब से स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है। यहाँ पे एक ग्राफ भी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल डिस्कस इन डिटेल, तो ध्यान दीजिए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। राइट, साउथ अमेरिकन जंगल को इन्होंने एक्सप्लोर किया और इन्होंने क्या फाउंड किया? फाउंड दैट विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करने के बाद बताया कि स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है जितना ज्यादा आप एरिया एक्सप्लोर करते हैं। स्पीसीज रिचनेस विल बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। लेकिन ये जो इंक्रीज होती है एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज होती है। तो ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस, नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया टर्न आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पे अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज एरिया के बीच में, राइट, तो यहां पे एक हाइपरबोला ग्राफ बन जाता है। जैसा कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा कि स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करते हैं बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो यहां पे एक सर्टेन लिमिट लगा दी है। राइट, अगर सर्टेन लिमिट नहीं होती तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती, लेकिन ये जो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है एक सर्टेन लिमिट में बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हाइपरबोला रेक्टेंगुलर कर्व बनेगी। क्या बनेगी? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ग्राफ देखिए एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती है, तो यहाँ पे नॉर्मली एक हाइपरबोला कर्व डेवलप होती है। और इस हाइपरबोला कर्व की जो इक्वेशन है s इक्वल टू सी ए की पावर z, और यहाँ पे एक दूसरी कर्व, एक दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, ये लॉग स्केल है। लॉग स्केल की वैल्यू क्या है? लॉग s लॉग c प्लस z लॉग a। तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के हिसाब से देखें तो स्पीसीज रिचनेस तो बढ़ती है लेकिन वो अप टू ए लिमिट। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो एक हाइपरबोला ग्राफ, रेक्टेंगुलर ग्राफ डेवलप होगा। तो यहाँ पे ये मैंने हाइपरबोला रेक्टेंगुलर ग्राफ डेवलप किया है। इसकी वैल्यू s इक्वल टू सी ए की पावर z। वहीं यहाँ पे एक लॉग स्केल भी है। राइट, तो लॉग स्केल की वैल्यू लॉग s लॉग c प्लस z लॉग a। राइट, यहाँ पे s इज स्पीसीज रिचनेस, a एरिया, और z जो होता है स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि z रिप्रेजेंट व्हाट, z किसको रिप्रेजेंट करता है? तो z रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन कोफिशिएंट को या स्लोप ऑफ लाइन को। किसको? या फिर स्लोप ऑफ लाइन को। और c का मतलब y इंटरसेप्ट। c किसे कहते हैं? y इंटरसेप्ट को। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस एटसेट्रा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए डेवलप हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। इट मींस दैट विल रिजल्ट्स टू टर्न आउट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। इज दैट क्लियर? इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन
अब यहाँ पे जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है यानी कि जेड का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जेड का सिग्निफिकेंस या स्लोप ऑफ रिग्रेशन का सिग्निफिकेंस ये कहता है कि जैसे जैसे एरिया डिक्रीज होता है वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी डिक्रीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्लोप ऑफ रिग्रेशन इंडिकेट, स्लोप ऑफ रिग्रेशन क्या इंडिकेट करती है, दैट स्पीसीज रिचनेस डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन एरिया। तो डिक्रीज इन एरिया, एरिया में डिक्रीज होने की वजह से स्पीसीज रिचनेस भी डिक्रीज होती है। तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस घटेगी अगर आप एक्सप्लोर्ड एरिया घटाएंगे। तो एक्सप्लोर एरिया विल बी डिक्रीज, दैट रिजल्ट्स टू डिक्रीज स्पीसीज रिचनेस। आर यू गेटिंग? इसके अलावा वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन, यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन कितनी मानी जाती है, बिटवीन 0.1 to 0.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन 0.1 to 0.2 व्हेन एनालिसिस इज डन अमंग स्मॉल एरिया, राइट। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है या रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी अगर एक्सप्लोर्ड एरिया कम है। एक्सप्लोर्ड एरिया कम होगा तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू जो होगी दैट इज 1.1 से 0.1 से लेके 0.2। तो यहाँ पे 0.1 से लेके 0.2 वैल्यू होगी अगर यहाँ पे स्मॉल एरिया को कंसीडर किया जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्मॉल एरिया में, जैसे कि प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मॉलस्कस इन न्यूयॉर्क। तो एक स्मॉल एरिया के लिए यहाँ पे रिग्रेशन स्लोप की जो वैल्यू होती है वो 0.1 से लेके 0.2 तक होती है। इस वैल्यू को आपको याद रखना, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि एक स्मॉल एरिया के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो 0.1 से 0.2 होती है। कितनी होती है? 0.1 से 0.2, राइट। व्हेन एनालिसिस डन अमंग दी स्मॉलर एरियाज। तो एग्जांपल मैंने बताया प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया एंड मॉलस्कस इन न्यूयॉर्क। इसके अलावा लाइन इज मच स्टीप, यहाँ पे लाइन ज्यादा स्टीप हो जाती है अगर आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। इसका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ अगर आप एक लार्जर एरिया के लिए ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे लाइन मच स्टीप हो जाती है, यानी कि और ज्यादा स्टीप हो जाती है। तो लाइन इज मच स्टीप इफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज डन फॉर ए वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट। अगर आप किसी पूरे कॉन्टिनेंट का, एशिया कॉन्टिनेंट या अमेरिकन कॉन्टिनेंट या यूरोप कॉन्टिनेंट, अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप निकालने के लिए बैठेंगे तो वहां पे जो लाइन ऑफ स्लोप है यानी कि जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है, आर यू गेटिंग और नॉट, उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 to 1.2। याद रहे, स्मॉलर एरिया के लिए 0.1 से लेके 0.2, वहीं लार्जर एरिया के लिए लाइक फॉर ए कंप्लीट कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट में आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप निकालने बैठेंगे तो वैल्यू 0.6 to 1.2। तो ये दोनों वैल्यू, राइट, ये दोनों क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम। तो स्मॉलर एरिया के लिए जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू है 0.1 से 0.2, वहीं एक लार्जर एरिया लाइक ए कंप्लीट कॉन्टिनेंट उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.6 से 1.2। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जेड की वैल्यू 1.15 होती है फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, राइट, 1 to 1.5, सॉरी, जेड की जो वैल्यू है यानी कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू जो है वो 1.15 है, राइट, फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल रीजन। ये वैल्यू एनसीईआरटी में मेंशन है, दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम। तो जेड की वैल्यू याद रखनी है आपको 0.1 से 0.2 फॉर द स्मॉलर एरिया और 0.6 से 1.2 फॉर द लार्जर एरिया फॉर द कंप्लीट कॉन्टिनेंट। एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में मैमल्स का जो और फ्रूगीवोरस बर्ड्स का जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू है दैट इज 1.15। कितनी है? 1.15, ठीक है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे लार्जर एक्सप्लोर्ड एरिया मोर इज स्टीपर, स्टीपनेस। जितना ज्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया किया जाएगा, एरिया को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है उतनी ही ज़्यादा स्टीपनेस देखी जाती है किसी भी कर्व में। तो कर्व उतनी ही ज़्यादा स्टीपनेस डेवलप करेगी जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे एरिया को। आर यू गेटिंग? इसके अलावा नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी है, राइट। एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी, राइट, उतना ही ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी बनेगा।
राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है स्टेबिलिटी के लिए, राइट, यहाँ पे डाइवर्सिटी का मेंटेन होना बहुत जरूरी है फॉर द स्टेबिलिटी फॉर हेल्दी इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ फॉर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो मैटर्स करती है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के लिए, खासकर उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो पहली कंडीशन है स्टेबिलिटी। इकोलॉजिस्ट कंसीडर दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज टेंड्स टू बी मोर स्टेबल। इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि कम्युनिटी में जितनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है, वो कम्युनिटी जिसमें स्पीसीज रिचनेस जितनी ज्यादा होती है उतना ही, राइट, वो कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल होती है। अगर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी तो कम्युनिटी भी ज्यादा स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए, एक स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी के लिए स्पीसीज रिचनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितनी ज़्यादा स्पीसीज होगी एक बायोटिक कम्युनिटी में, वो उतनी ज़्यादा ही स्टेबल होगी। तो फॉर द स्टेबिलिटी, इसके अलावा इसके जो सिग्निफिकेंस है, अब स्टेबिलिटी के सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इफ द कम्युनिटी इज स्टेबल, अगर स्टेबल कम्युनिटी होती है, डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी होगी उसमें ईयर टू ईयर प्रोडक्ट्स में वेरिएशन नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, ईयर टू ईयर वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कम्युनिटी अनस्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल नहीं है, स्पीसीज रिचनेस कम है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में, राइट, कमी आएगी, ईयर टू ईयर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। और यहाँ पे इसका एक दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि स्टेबल कम्युनिटी जो होती है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, सॉरी। एक स्टेबल कम्युनिटी जो होगी, जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी होगी। और स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी जो होती है हाईली रेजिस्टेंस टू, राइट, नेचुरल डिस्टर्बेंस एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस। कभी भी एक स्टेबल कम्युनिटी में अगर नेचुरल डिस्टर्बेंस हो जाती है या कोई मैन मेड डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उस वो कम्युनिटी जो होती है, वो स्टेबल कम्युनिटी, उन दोनों के लिए ही रेजिस्टेंट होती है, यानी कि उन दोनों कंडीशन में वो कम्युनिटी सर्वाइव करती है। इसके अलावा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज। और ये जो है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज के लिए भी इसको रेजिस्टेंट माना जाता है। अगर कोई ऐसी हाईली स्टेबल कम्युनिटी में कोई दूसरी बाहर से कोई स्पीसीज आके इन्वेड कर जाती है, तो उस स्पीसीज से ये अपने आप को रेसिस्ट करती है, यानी कि उस इन्वेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये मेजर सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, सबसे पहला स्टेबिलिटी के लिए। जितनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी उतनी ज़्यादा बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल होगी, और जितनी ज़्यादा बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी। प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर वेरिएशन कम देखे जाएंगे। और ऐसी जो बायोटिक कम्युनिटी होगी, जो स्टेबल कम्युनिटी होगी, राइट, दैट इज रेजिस्टेंस टू नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंसेज, इवन दैट विल बी रेजिस्टेंस टू इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज। कोई दूसरी स्पीसीज अगर वो आक्रमणकारी स्पीसीज है, बाहर से आ जाती है, तो वो क्या करती है कि दूसरी स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी को, राइट, एग्जिस्टेंसी उसकी वजह से खतरे में पड़ जाती है। तो उस एग्जिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं ये, अगर स्टेबल कम्युनिटी है। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और दूसरा, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम हेल्थ। ये स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड था। और दूसरा इकोसिस्टम हेल्थ। हेल्दी इकोसिस्टम के लिए भी स्पीसीज रिचनेस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट ऑल्सो फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। हमारी एग्जिस्टेंसी के लिए भी स्पीसीज मेंटेन होना बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे, प्लांट्स प्रोडक्टिविटी पे, एनिमल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है दैट इज कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। इफ एनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स will extinct, right, so productivity can be decreased and we will suffer for that food resource या that particular product जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम, हेल्दी इकोसिस्टम, राइट, यहाँ पे रिच जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी इकोसिस्टम बट दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन रेस। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पॉल एरलिच। पॉल एरलिच ने एक हाइपोथेसिस दी जिसको आप बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। तो राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय पॉल एरलिच। ये जो हाइपोथेसिस दी ये पॉल एरलिच ने दी, और पॉल एरलिच के अकॉर्डिंग
इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या था, देखिए, लिसन केयरफुली। ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए प्लीज, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, एक साइंटिस्ट थे, राइट, इकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था पॉल एरलिच। तो पॉल एरलिच के हिसाब से यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने राइवर्ट को कंपेयर किया किससे, स्पीसीज से। अभी तो आपको ये पता होना चाहिए राइवर्ट्स क्या होते हैं, राइट, सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, राइवर्ट पॉपर hypothesis. This Raivart-Popper hypothesis. This hypothesis was given by Paul Ehrlich. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एरलिच। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया जिसका नाम था राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने बताया राइवर्ट जनरली होते क्या है। आपने देखा होगा कि कभी अगर आप किसी फ्लाइट में गए हो, एरोप्लेन में, या कभी किसी शिप में गए हो, तो आप देखना कि फ्लाइट में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है। जो एक एरोप्लेन है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है, और उन बॉडी पार्ट्स को जोड़ने के लिए छोटे छोटे से बोल्ट्स होते हैं। उन बोल्ट्स को आप राइवर्ट कहते हैं। उन राइवर्ट्स को इन्होंने कंपेयर किया किससे, स्पीसीज से, राइट। राइवर्ट को इन्होंने कंपेयर किया स्पीसीज से, राइट। सपोज दैट एट द अर्लियर टाइम कहीं से किसी पर्टिकुलर पार्ट से एरोप्लेन के इक्का दुक्का राइवर्ट निकल जाता है तो हमें पता नहीं चलता है, राइट। हम उससे हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। आर यू गेटिंग और नॉट? इनिशियली अगर एक दो राइवर्ट्स निकल जाते हैं प्लेन से तो प्लेन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन आराम से उड़ेगा और उससे हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो राइवर्ट्स किसी इंपॉर्टेंट पार्ट्स के रिमूव होना स्टार्ट हो जाए, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाए वहाँ से, तो दैट फ्लाइट कैन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सपोज दैट विंग्स वाले जो राइवर्ट्स हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाए, तो विंग्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लेन, राइट। और अगर वहाँ से वो निकले तो हमारी जो एग्जिस्टेंसी है, जो फ्लाइट की जो एग्जिस्टेंसी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इन्होंने राइवर्ट्स को स्पीसीज से कंपेयर किया और प्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से। तो काफ़ी सारे राइवर्ट्स को मिला के एक प्लेन बनता है, यानी काफ़ी सारी स्पीसीज को मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। इनिशियली अगर राइवर्ट्स रिमूव होते हैं तो प्लेन पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम स्पीसीज अगर रिमूव होती है तो इकोसिस्टम पे एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर नंबर ऑफ राइवर्ट्स निकलते गए तो फ्लाइट कैन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वो फ्लाइट जो है, वो प्लेन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है। ऐसे ही इकोसिस्टम भी, वो फ्लाइट जो है, प्लेन जो है, डिसबैलेंस हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। ऐसे ही हमारा इकोसिस्टम भी इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम जो है स्पीसीज से बना है और स्पीसीज के इंटरेक्शन से फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम पॉसिबल है। अगर ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी तो धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, राइवर्ट्स ऑफ विंग्स के जो पार्ट होते हैं, प्लेन के जो विंग्स होते हैं, राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फ्लाइट में। उसके बिना फ्लाइंग पॉसिबल ही नहीं है, राइट। वो उस प्लेन को बैलेंस करने का काम करती हैं। अगर राइवर्ट्स ऑफ विंग्स रिमूव किए गए, सपोज दैट राइवर्ट्स ऑफ विंग्स को अगर रिमूव कर दिया गया प्लेन से, वो धीरे धीरे रिमूव होते गए, तो प्लेन का एग्जिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। वो प्लेन को आप उड़ा नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर? राइवर्ट्स ऑफ विंग्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है की स्टोन स्पीसीज से।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। केस स्टडी स्पीसीज में बता चुका हूं आपको, ऐसी स्पीसीज जो कि हाईली रिक्वायर्ड होती है किसी भी इकोसिस्टम की बैलेंसिंग के लिए। अगर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उससे डेफिनेटली इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ऐसे एक कॉन्सेप्ट और आता है, डेविड टिलमन व्यूज। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमन व्यूज, डेविड टिलमन ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो इकोसिस्टम में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वहां पे प्रोडक्टिविटी हायर होती है। ये डेविड टिलमन व्यू था जो कि इस चीज को सपोर्ट करता है कि यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेविड टिलमन का व्यू क्या है, हायर द स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस जितनी ज्यादा होती है देन हायर द प्रोडक्टिविटी, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है, हायर द स्पीसीज रिचनेस, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी होती है, उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। ये डेविड टिलमन व्यू है जो कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्विंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सटिंक्शन कैसे हो रहा है स्पीसीज का, तो बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस क्या है, ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सॉल्यूशन केयरफुली। नाउ नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी की लॉस की हम बात करें, दिस इज द मेजर मैटर ऑफ कंसर्न, ये मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है, राइट। अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी डिसअपियर हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी भी स्पीसीज की स्टेबिलिटी के लिए या किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के लिए या फिर किसी भी न्यू स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी होती है। नई स्पीसीज प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही इवोल्व होती है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। लेकिन अगर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके साथ सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी डिसअपियर हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो न्यू स्पीसीज के इवोल्व होने के चांसेस ही नहीं रहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? नेचुरली न्यू स्पीसीज इवोल्व होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, राइट। और भी काफ़ी सारे नुकसान हैं, आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिल, राइट। व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें इस डाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इससे पहले हमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझना है कि किस रेट से हम अपने प्लेनेट पे इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते जा रहे हैं, राइट। हम जो है बड़े रैपिडली डिक्लाइन, हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी रैपिडली डिक्लाइन होती जा रही है, राइट। अगर आप लास्ट सेंचुरी की बात करें या उससे पहले पीरियड की बात करें तो अभी जो एक्सटिंक्शन रेट है स्पीसीज का या बायोडाइवर्सिटी का वो ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए इस मैटर में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो लिसन केयरफुली अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट, द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लेनेट पे वो डिक्लाइन हो रही है रैपिडली, हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली, राइट, फ्रॉम आवर प्लेनेट। कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज रिजल्ट्स इन कंप्लीट लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इट। अगर किसी स्पीसीज का कंप्लीट एक्सटिंक्शन हो जाता है तो कंप्लीट एक्सटिंक्शन की वजह से कंप्लीट जेनेटिक लॉस हो जाता है, राइट। तो कंप्लीट एक्सटिंक्शन की वजह से कंप्लीट जेनेटिक लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे किसी प्रजाति के विलुप्त होने के 3 मेजर टाइप्स हैं। पहला नेचुरल एक्सटिंक्शन, दूसरा मास एक्सटिंक्शन और तीसरा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन की। अगर बात करें नेचुरल एक्सटिंक्शन की, यानी कि जो कि नेचुरली टेक प्लेस करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती रहती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आते रहते हैं। हालांकि ये इन्वायरमेंटल चेंजेस भी बड़े स्लो हैं।
इन्वायरमेंटल चेंजेस से कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे चेंज आ जाते हैं जिससे कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी जो है बड़ी खतरे में पड़ जाती है और उस स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस रह जाते हैं। लेकिन उस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती है कि वो अपने आप को कैपेबल बना लेती है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उसके अंदर अडेप्टिबिलिटी देखी जाती है। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कि एक चेंज इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टिबिलिटी डेवलप हो जाती है तो वो एग्जिस्ट करती है, वो सर्वाइव करती है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है चेंज इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर पाती है, और अगर वो चेंज इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर पाएगी तो उसकी एग्जिस्टेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये प्रोसेस नेचुरल है एंड दैट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, जिसमें कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन में। तो नेचुरल एक्सटिंक्शन की हम बात करें, with the change in environmental conditions some species disappear। as I already told you, जैसे ही environmental condition बदलती है तो कुछ species disappear हो जाती हैं, लेकिन कुछ species जो highly adapted होती हैं वो dominated भी हो सकती हैं। other which are more adapted, और कुछ दूसरी species जो कि more adapted to change environment और change condition take their place, और वो species जो कुछ ज़्यादा adapted होती है उन स्पीसीज को जो एक्सटिंक्ट कर चुकी है इन्वायरमेंटल कंडीशन की चेंज होने की वजह से, उनको रिप्लेस कर देती है। दिस लॉस ऑफ स्पीसीज विच अकर्ड इन द जियोलॉजिकल पार्ट एट ए वेरी स्लो रेट। ये लॉस जो होता है स्पीसीज में ये बहुत ही स्लो रेट से होता है। नेचुरल एक्सटिंक्शन जो देखा जाता है बहुत ही स्लो रेट से देखा जाता है, जियोलॉजिकल चेंजेस बहुत स्लो रेट से होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो चेंजेस होते हैं वो भी बहुत ही स्लो रेट से होते हैं नेचुरली, राइट। तो ऐसी स्पीसीज जो उस चेंज को फेस नहीं कर पाती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन ऐसी स्पीसीज जो उस न्यू चेंज में हाईली एडेप्टेड होती हैं वो उन स्पीसीज को रिप्लेस कर देती हैं जो डिसअपियर हो जाती हैं और वो डोमिनेटेड हो जाती हैं। तो ये तो था नेचुरल एक्सटिंक्शन। इसके बाद हम मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं। मास एक्सटिंक्शन की मतलब ऑल ऑफ सडन ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या कैटास्ट्रोफ की वजह से, किसी आपदा की वजह से अगर एक कंप्लीट स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाती है प्लेनेट से, उसे आप मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। मास एक्सटिंक्शन आपने सुना होगा डायनासोर, जुरासिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर देखे जाते थे, दीज वर डोमिनेटेड इन जुरासिक पीरियड। लेकिन इसके बाद वाले जो क्रिटेशियस पीरियड वगैरह है उसमें वो बिल्कुल भी डोमिनेटेड नहीं थे, राइट। अगर डायनासोर की हिस्ट्री निकाल के देखें तो वो एक ही पीरियड में कन्फाइन होकर रह गए हैं। यानी कि माना जाता है, कुछ लोग ये भी कंसिडर करते हैं कि डायनासोर जैसी प्रजातियां जो हैं वो उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ है, वो सडनली गायब हुई हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो कि सडनली गायब हो जाती है किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या नेचुरल कैटास्ट्रोफ की वजह से, राइट, अगर वो स्पीसीज टर्न आउट हो जाती हैं, वो स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाती हैं, पूरी तरीके से डाइंग ऑफ हो जाती हैं या उनका कंप्लीटली एक्सटर्मिनेशन हो जाता है, राइट, तो उसे आप मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो सेकंड इज मास एक्सटिंक्शन। इसका मतलब क्या है? इट इज द डाइंग ऑफ और एक्सटर्मिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यू टू कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से स्पीसीज का एक्सटर्मिनेशन हो जाता है या स्पीसीज डाइंग ऑफ हो जाती है, इसे आप मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। सिंस द ओरिजिन देयर वर 5 एपिसोड, ये आपको याद रखना है, दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम, ऑफ मास एक्सटिंक्शन। अब तक अर्थ के ओरिजिन से, जैसे कि मैंने इवोल्यूशन में आपको पढ़ा, जो हमारी अर्थ है दैट इवॉल्व्ड बिफोर 4.5 बिलियन ईयर्स, राइट। और ऐसे ही जो पहली स्पीसीज ओरिजिनेट हुई हमारी प्लेनेट पे, वो जो पहला मतलब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है वो माना जाता है 4 बिलियन ईयर्स बिफोर इवॉल्व हुआ है। तो ओरिजिन से लेके, अर्थ के ओरिजिन से लेके अब तक लगभग माना जाता है कि 5 एपिसोड्स हुए हैं मास एक्सटिंक्शन के, यानी कि 5 टाइम्स मास एक्सटिंक्शन देखा गया है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज वाइप्ड आउट फ्रॉम दिस प्लेनेट, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट से काफ़ी सारी स्पीसीज वाइप्ड आउट हो गई हैं। तो अब तक 5 एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है इस मास एक्सटिंक्शन को सिंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो मास एक्सटिंक्शन का मतलब डाइंग ऑफ और एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन मतलब सडनली विलुप्त हो जाना ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी और एनी कैटास्ट्रोफ, राइट, दैट यू कॉल्ड मास एक्सटिंक्शन। इसके बाद जो थर्ड टाइप का एक्सटिंक्शन है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको,
यानी कि यहां पे जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, ये तो श्योर है। हमारी काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीसीज हमारे प्लेनेट से वाइप्ड आउट हो चुकी है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, जो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट होता है, फॉरेस्ट में हैबिटेट लॉस हो जाता है। हमने जंगलों को काट कर, राइट, पेड़ों को काट कर कॉलोनियाँ बसा दी हैं, राइट, सिटीज़, अर्बन एरिया, सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ बस गई हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमने हैबिटेट लॉस किया है जितने भी नेचुरल वाइल्ड स्पीसीज थी उनका, और जिससे कि उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉल्यूशन की वजह से भी एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ओवर एक्सप्लोटेशन और हंटिंग की वजह से, अगर आपने एक स्पीसीज का नाम सुना हो पिजन पैसेंजर, उसका एक्सटिंक्शन हंटिंग की वजह से हुआ है। टाइगर 1974 में, राइट, जब 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट पास किया इंडियन गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे टाइगर जैसी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ हंटिंग। या आप किसी प्रजाति का ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं तो उसकी वजह से भी वो स्पीसीज एंडेंजर्ड हो जाती है या फिर एक्सटिंक्शन हो जाती है। ऐसी एक प्रजाति मैंने आपको बताई थी स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, चिरू, तिब्बतन एंटीलोप। तिब्बतन एंटीलोप और चिरू, इससे एक तरह का वुल निकाला जाता है, एग्जैक्टली, जिसकी वुल की क्वालिटी अपने आप में काफ़ी प्योर होती है और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का, यानी कि क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? सैतूस नाम का जो वुल है, फाइबर है, वो उससे निकाला जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसी स्पीसीज जिनको हमने अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल सेक के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया है, राइट, उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ गए। ऐसी एक स्पीसीज है सैंटलम वुड, जिसको आप चंदन का पेड़ कहते हैं, उसका भी हमने ओवर एक्सप्लोटेशन किया है। अभी चंदन की जो तस्करी है, यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ सैंडलवुड इज कम्प्लीटली बैन। इफ़ यू हर्ड अबाउट ए, राइट, पायरेट ऑफ सैंडलवुड और सैंटलम, द नेम वॉज वीरप्पन, तो जिसका नाम वीरप्पन था, राइट, उसने चंदन की बहुत तस्करी की, जो कि इलीगल है, कम्प्लीटली बैन है। चंदन की ट्रैफिकिंग नहीं की जाती क्योंकि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज हो रही है। तो ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से, हंटिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से, या फिर पॉल्यूशन की वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता है, दैट यू कॉल्ड व्हाट? दैट यू कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। सो थर्ड टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके बाद अगला पॉइंट, extermination of species caused directly or indirectly by human activities like habitat destruction, over exploitation, hunting and pollution की वजह से ये anthropogenic extinction होता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, colonization of tropical Pacific islands by human results to extinction of more than 2000 species of native birds। देखिए, हमने पैसिफिक आइलैंड्स में कॉलोनाइजेशन किया है, हमने जो है अपने घर बसाने स्टार्ट कर दिए आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के। आइलैंड जो है सबसे डेंजर जोन में माना जाता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है वहाँ पे बड़ी स्पीड से हो जाता है आइलैंड वाले एरिया में, तो सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है किसी आइलैंड को। पैसिफिक आइलैंड्स पे हमने कॉलोनाइजेशन की, और उस कॉलोनाइजेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, लगभग 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स वी लॉस्ट। हम जो है लगभग 2000 प्रजातियां, पक्षियों की 2000 प्रजातियां पैसिफिक आइलैंड्स पे लॉस कर चुके हैं। वी लॉस्ट दी अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स फ्रॉम देयर, क्योंकि हमने वहाँ पे कॉलोनाइजेशन किया, जिससे कि वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स थे, वहाँ पे जो बर्ड्स जो कि लगभग 2000 स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है, वो उनके लिए उनका एक नेचुरल होम था। लेकिन हमने उनके घर को उजाड़ के अपना घर बसा लिया, यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दिया, उसकी वजह से स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है। अगला पॉइंट, अगला एग्जांपल, IUCN रेड लिस्ट एक रेड डाटा बुक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट, इसका हेडक्वार्टर मोर्गिस स्विट्जरलैंड में है। तो रेड डाटा बुक 2004 में, उस बुक में मेंशन है कि पिछले 500 सालों में, इन लास्ट 500 years वी हैव लॉस्ट 784 स्पीसीज। पिछले 500 सालों में
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। पिछले 500 सालों में हम 784 प्रजातियां इस प्लैनेट पे एक्सटिंक्ट कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। और ये डाटा मेंशन है रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स में, जो कि 2004 में प्रेजेंट किया गया था। ये 784 स्पीसीज में 338 तो वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज है, 359 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज और प्लांट्स की स्पीसीज 87 है। तो रेड डाटा लिस्ट जिसको IUCN ने प्रेजेंट किया 2004 में, उसके हिसाब से 784 स्पीसीज को हम लॉस्ट कर चुके हैं, जिसमें से कि लगभग 338 स्पीसीज ऑफ वर्टेब्रेट, 359 स्पीसीज ऑफ इनवर्टेब्रेट एंड 87 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ये डाटा विच इज गिवन इन NCERT बुक एंड इट कैन फ्रेम इन एग्जाम। ये जो डाटा है ये एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डोडो। डोडो एक पक्षी मॉरिशियस में पाया जाता था, मॉरिशस। तो मॉरिशियस में एक पक्षी पाया जाता था मॉरिशस में, जिसका नाम था डोडो। उसको हमने ओवर एक्सप्लोर किया, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गया। ऐसे ही क्वेगा, क्वेगा ये एक तरह का प्लेन जेब्रा है। जेब्रा पे देखा होगा आपने, पूरी बॉडी पे स्ट्रिप होती है, इसकी हाफ बॉडी पे स्ट्रिप होती है और हाफ बॉडी पे स्ट्रिप नहीं होती है। इसको हम लॉस्ट कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, क्वेगा अफ्रीका में। ऐसे ही थाइलेसीन, थाइलेसीन जिसको तस्मानियन टाइगर बोला जाता है, लास्ट टाइम 1930 में देखा गया था उसको ऑस्ट्रेलिया में। 1930 में ये एक्सटिंक्ट हुआ। तस्मानियन वोल्फ या तस्मानियन टाइगर इसको बोला जाता है, जिसको आप थाइलेसीन बोलते हैं, इसको हम विलुप्त कर चुके हैं। इसके अलावा स्टीलर सी काऊ, रशिया, राइट, रशिया में स्टीलर सी काऊ पाई जाती थी, इसका भी हम एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, राइट। इसका भी हम इस्तेमाल करते थे अपने फायदे के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? ट्रैफिकिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था सी स्टीलर काऊ में का, और जिसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है लॉस्ट कर चुके हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन भी बताए जाते हैं। कुछ रीजन ये भी है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज की वजह से ये एकदम से विलुप्त हो गई हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व है। 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर, टाइगर की 3 स्पीसीज, इनका नाम है बाली, जावन एंड कैस्पियन। बाली, जावन एंड कैस्पियन टाइगर की 3 स्पीसीज, दिस डाटा इज मेंशन इन NCERT बुक। डोडो इन मॉरिशस, क्वेगा इन अफ्रीका, तस्मानियन टाइगर या तस्मानियन वुल्फ जिसको आप थाइलेसीन वुल्फ भी बोलते हैं, इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। स्टीलर्स सी काऊ इन रशिया एंड 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जावन एंड कैस्पियन, इनको हम लॉस कर चुके हैं, कंप्लीटली लॉस कर चुके हैं हम अपने प्लेनेट से। तो ये कुछ डाटा था। लास्ट 20 ईयर्स में एक डाटा और है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। इसके अलावा लास्ट 20 ईयर्स में हम 27 स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। वी ऑलरेडी हैव लॉस्ट 27 स्पीसीज इन लास्ट 20 ईयर्स। तो इन लास्ट 20 ईयर्स वी हैव लॉस्ट 27 स्पीसीज, राइट, कंप्लीटली। इसके बाद एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम। For example, some group like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. अब ये जो extinction है ये random नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि extinction cannot be random। जरूरी नहीं है कि ये random ही होगा। कुछ इस ग्रुप ऐसे हैं जो कि highly vulnerable हैं। highly vulnerable यानी कि जिनके extinction के chances बहुत ज़्यादा है। खासकर इन ग्रुप्स में आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सबसे वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है हमारे प्लेनेट पे, राइट, जिसके एक्सटिंक्शन के ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन। तो एम्फीबियंस के जो चांसेस हैं वो एक्सटिंक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। वल्नरेबल बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं, उसमें से एम्फीबियंस वन ऑफ दैम। सबसे मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है एम्फीबियंस को एक्सटिंक्शन के मामले में। तो मैंने ये बताया आपको। इसके बाद प्रेजेंटली सम 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। लगभग ये डाटा भी आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में 15,500 प्रजातियां, 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ल्ड वाइड 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और इन स्पीसीज में 12% तो बर्ड्स स्पीसीज हैं, 23% स्पीसीज मैमल्स की है, 31% जिम्नोस्पर्म की है एंड 32% एम्फीबियंस स्पीसीज है। देखिए डाटा देखिए, इसमें 32% सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप कौन सा माना जाता है? एम्फीबियंस। 32% स्पीसीज ऐसी हैं जो कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जिनको वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पे देखिए
31% जिम्नोस्पर्म, दूसरे नंबर पे जिम्नोस्पर्म, तीसरे नंबर पे मैमल्स और चौथे नंबर पे बर्ड्स स्पीसीज। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इज कॉजिंग ए सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। मैंने बताया आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेके अभी तक मास एक्सटिंक्शन के 6 एपिसोड्स हैं। पहले 5 एपिसोड्स जो थे वो बहुत ही स्लो थे, लेकिन अभी ये जो 6th एपिसोड है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जिसको आप बोलते हो, दैट इंक्लूड इन 6th मास एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो है वो 6th मास एक्सटिंक्शन में आता है, और जो कि नेचुरल मास एक्सटिंक्शन से 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। तो दिस इज मेजर मैटर ऑफ कंसर्न। अगर इन चीज़ों को अभी नहीं रोका गया, इन हमारी जो डाइवर्सिटी है इसको के कंजर्वेशन को नहीं किया गया, राइट, इसके लॉस को नहीं रोका गया, तो आने वाले कुछ ही सालों में, राइट, हाफ ऑफ द स्पीसीज इन कमिंग सेंचुरी विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम दिस प्लेनेट, जो कि एक मेजर कंसिक्वेंस है। तो यहाँ में जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है इज कॉजिंग ए 6th मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। 6th मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज जो कि 100 से 1000 टाइम्स मोर फास्टर देन रेट ऑफ नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो कि 100 से 1000 टाइम्स ज्यादा है नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अगर इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, नियरली हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 years. If this present trend will be continue, तो in coming 100 years we will definitely lose our 50% of species. हम लगभग हाफ स्पीसीज को लॉस कर जाएंगे अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, अगर इस चीज को नहीं रोका गया। So this is all about loss of biodiversity. Right, now the next topic is cause of loss of biodiversity. What are the major causes of losing of biodiversity? The cause of loss of biodiversity that I will discuss in my next class. Right, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में causes of loss of biodiversity के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।